Good morning, everyone. This is day 2, and we are starting audit right now. कल तक हमने ऑडिट के अंदर पढ़ा कि ऑडिट एक सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है और ये सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन जो ऑडिट कहलाता है वो सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, रिकॉर्ड्स का है, डॉक्यूमेंट्स का है, स्टेटमेंट्स का है, किसका? एक एंटिटी का। ओके, और वो एंटिटी जो है वो कौन है? सर वो एंटिटी छोटी भी हो सकती है, वो एंटिटी बड़ी भी हो सकती है, वो एंटिटी प्रॉफिट के लिए भी हो सकती है, वो एंटिटी प्रॉफिट के लिए नहीं भी हो सकती है। ओके, पर हम ये कर क्यों रहे हैं? वाई वी आर डूइंग सो? तो सर हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपना ओपिनियन बनाना है और वो ओपिनियन ये बनाना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अब बात आती है एक नए शब्द की। इंडिपेंडेंस तो कल हमने देख लिया था, लेकिन इंडिपेंडेंस पे तो अभी अपन चर्चा भी करेंगे, बहुत लंबी चर्चा है जो करेंगे अपन इंडिपेंडेंस पे, वो होती रहेगी। इंडिपेंडेंस की चर्चा तो अपनी जगह चलेगी, वो तो एक अलग चैप्टर ही है इंडिपेंडेंस जिसको अपन पढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी बात जो ये है कि आपने एक वर्ड यूज कर दिया, सर ओपिनियन क्या होते हैं, जरा हमें विस्तार पूर्वक समझाएं। तो आज का पहला वर्ड जो हमारे सामने आ रहा है वो कौन आ रहा है? ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब क्या होता है? व्हाट वी मीन बाय ओपिनियन? हम ओपिनियन से क्या समझते हैं? ओपिनियन इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू, जिसे हिंदी में हम कहते हैं भाई राय बनाओ अपनी। आपकी क्या राय है? पूरा इंडिया राय चंदों से भरा हुआ है, इंक्लूडिंग मी एंड यू। वी ऑल आर बिगेस्ट रायचंस ऑफ आवर कंट्री। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको राय दी कि साहब सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, ये भी तो राय है। कोई सर्टिफिकेट है क्या कि सुबह उठ के पढ़ोगे तो तुम सीए ही हो जाओगे? राय है, अपनी अपनी बेलता रहता है आदमी, क्या है उसमें? राय तो एक ऐसी चीज है जिसके बिना अपन छोटे छोटे डिसीजन नहीं लेते। है तो बहुत बड़ा डिसीजन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करना। यूजर को राय की जरूरत है। यूजर को एक राय दे दे कोई कि भाई हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, तो यूजर के कलेजे को थोड़ी ठंडक पड़ जाए, यूजर अपना जो है फाइनेंशियल डिसीजन जो है, वो इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो सही तरीके से ले ले, तो उसे कहते हैं सब राय है, ओपिनियन। अब राय का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई साहब? राय का मैग्नीट्यूड ये होता है भाई साहब कि चलो एग्जांपल लेते हैं। इस क्लास हार्डली ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो अपने ड्रेस खरीदने के लिए जब जाता होगा तो अकेला जाता होगा कि आज मैं अपने लिए ड्रेस खरीद के लाऊंगा। ऐसा कोई बिरला ही होगा, क्योंकि जब भी हम ड्रेस खरीदने जाते हैं अपने साथ में किसी न किसी एक को लेके जाते हैं, चाहे मम्मी हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे कजिन हो, चाहे फ्रेंड हो, कोई भी हो, कोई ना कोई जाता ही है। ऐसा कोई नहीं होता कि आओ आज अपन कपड़े खरीद के आए अकेले ही जाकर। अरे अकेले जाके कपड़े खरीदेगा कैसे? खजूर बता। पहन के क्या ट्रायल रूम में देखेगा, खुद ही को देख लेगा, खुद ही डिसाइड कर लेगा, खुद ही ले आएगा बाहर? ऐसा होता नहीं है बॉस।
वो तो ट्रायल रूम से जैसे ही अपन बाहर आए, अपना एक दोस्त वहां बैठा रहता है और अपन उसको आके बोलते हैं, बाबा कैसा लग रहा है शर्ट, एकदम झकास, मजा आया ना कल एकदम अपनी क्लास में जब अपन बेंच के ऊपर बैठ के और इम्प्रेशन मारेंगे तो कैसा लगेगा। आपका दोस्त आपको कह रहा है तू खजूर दिख रहा है एकदम, बिल्कुल बदल दे, ये शर्ट किसी काम का नहीं है, ये बेवकूफ मत बन। हम रहे यार इतना अच्छा शर्ट लग रहा है यार, तू गजब कर रहा है यार, तेरे को खजूर दिख नहीं रहा यार, कैसा शानदार है यार, यही वाला शर्ट तो पहना था अभी रणबीर कपूर ने यार। फिर आपका दोस्त जो जवाब देता है तो फिर आपका दिल छलनी छलनी हो जाता है। वो दोस्त बोलता है फिर हमको काय को लाए तुम साथ में, अगर तुमको ही करना था तो यार भैया हमको मत दिखाओ यार, मैं जा रहा हूँ उधर यार, तू तेरे देख ले यार, तेरे को चूज करना है तू कर ले यार। और नहीं नहीं रुक यार, तू बोल रहा है मैं दूसरा ट्राई करता हूँ। बंदा दूसरा शर्ट ट्राई करके आया, शर्ट ट्राई करके बाहर आया, बाहर आने के बाद बोला भाई ये तो अच्छा नहीं लग रहा है यार, ये तो डल लग रहा है, इससे तो पहले वाला अच्छा था। अब आप बोल रहे हो बॉस किलिंग, बॉस किलिंग। अरे क्या लग रहा है तू बाबा, कल तू क्लास जा नी, चार छोरियां तेरे से पूछ ले के क्या शर्ट है तो तू बाबा जो जो बोले जो हारे अपन। सही में, और मेरे को तो नहीं लग रहा यार, फिर तुम हमको मत लाया करो यार भैया साथ में, कोई मतलब नहीं, हमको भी साथ में लाते हो यार भाई, और तुम फिर खुद चल जाते तो यार हमको लाते क्यों यार साथ में। अच्छा 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 चलो चलो चलो। अब भाई ने शर्ट खरीद लिया, 3,000 रुपए भी दे दिए, 3,000 रुपए दे के, और भाई आया क्लास में, और क्लास में आके खूब घूमा, एक छोरी ने उसकी तरफ देखा नहीं, फिर वो खुद ही छोरी के सामने जाके खड़ा हो गया और उससे बोला, बाकी आपको मालूम है कि क्या बोला लड़की ने। सो वो तो मैं डाल ही चुका हूँ रात को एक जोक आपके ग्रुप पे। कैसा लग रहा है, मैंने नया शर्ट खरीदा है, 3,000 का है। बेबी ने बोला इतने में तो नया आ जाता। अरे बाबा, अब अपन पकड़े उसको छोरे को जाके और उसको बोले कि भैया तू ही गया था ना मेरे साथ इधर। अब भैया एक बार क्या हुआ कि ओपिनियन था ही, वो बोलेगा देखो यार भैया हमारी राय में ये सही था, तुम्हारी राय में गलत हो तो मालूम नहीं। तो राय का ये मैग्नीट्यूड है, मतलब राय की इंपॉर्टेंस सिर्फ आपके डिसीजन लेने तक है, उसके बाद राय अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है। इसीलिए ऑडिटर को यह नहीं बोला कि भाई तू सर्टिफिकेट दे, ऑडिटर क्या दे रहा है, अपनी राय दे। अब आप राय की मैग्नीट्यूड देख लो, तो राय का मैग्नीट्यूड यही है। अपने जो ये टेम्पो ट्रैक्स और तूफान नाम की बड़ी बड़ी गाड़ियां बनी है, काय के लिए बनी, इनमें सारा परिवार भरा जाओ और अपने किसी भाई के लिए लड़की देखने जाओ, मामा जी ने, ताया जी ने, फूफा जी ने, काकी जी ने, बुआ जी ने, सब भरा जाते हैं उसमें टेम्पो ट्रैक्स में, और चले भैया लड़की देखने। और लड़की के वहां जाके लड़की देखने जाना इतना बड़ा जुआ, और वो लड़के को भी ले जाते साथ में, और फिर वो सब लोग बैठ जाते हैं, और फिर वो लड़की आती है अपने ट्रे में गिलास लेके, सबको पानी देती है, बस वो इतनी सी देर में जो झलक आपको लेनी है वो ले लो, और उसके बाद आपको विचार करना है कि इस लड़की से आपको शादी करना है कि नहीं करना है। अब फिर क्या होता है, वो लड़की तो अंदर चली जाती है, उसके बाद वो एक फूफा जी उठ के बोलते हैं हम सब जरा बाहर जाके बात करना चाहते हैं, फिर वो सारे के सारे बाहर चले जाते हैं, उसी के घर में, जिसके घर में लड़की देखने आए उसी के घर में उठ के साले सब बाहर चले गए। वो बाहर जाके खुसुर 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 खुसुर, और उस लड़के को, लड़की तो अच्छी दिख रही है, देखो भैया ये ऐसा रिश्ता आएगा नहीं। फूफा जी बोले देखो यार मैंने लड़की तुमको दिखाई थी, खानदान बढ़िया, लड़की भी अच्छी दिख रही थी तुमको। और वो लड़का बेचारा जो है वो हाँ हाँ हाँ, मतलब फिर वो आखिरी में, हाँ फूफा जी आप जो बोल रहे हो बिल्कुल कर ही लेते हैं, बहुत बढ़िया है, तीखे ने नक्श ग्रहकार में दक्ष, लड़की तो अच्छी लग रही है, तो चलो कर दो शादी। वाह। अब फूफा जी के कहने पे शादी कर ली, और उसके बाद जो उसके घर में महाभारत मचेगी शादी के बाद यार, बर्तन फेंक रहे हैं, बेलन फेंक रहे हैं, चकला फेंक रहा है, गिलास सिर फूट गया, अब फूफा को लाऊं जाके कि तूने ही राय दी थी कि ये तूफान मेरे घर में लाने वाला कौन, फूफा। तो भाई वो बोलेगा यार भाई हमारी राय में तो अच्छी थी यार, इसके घर की चार लड़कियां बढ़िया थी यार, ये तेरे पल्ले कैसे पड़ गई यार, ये भुराली गाय मालूम समझ में नहीं आ रहा है यार, गाय सरी की लग रही थी ये तो। अब हम बोल रहे गाय सरी की लग रही थी, साला तुमने जो है
सींग नहीं देखे, हमें पता चल रहे हैं क्या गाय सड़ी की लग रही थी। सो इम्पॉर्टेंट इज कि ये जो है ये राय थे, ये इंडियंस, ये राय पे चलते हैं। तो इंडियन नहीं, पूरा वर्ल्ड ही राय पे चलता है, और राय बदलती रहती है। वो तो WHO भी बदलता रहता है। हमारी राय में तो बोले ये वायरस ऐसा हवा में ट्रेवल नहीं करता, फिर थोड़े दिन बाद हमको लगता है कि ये हवा में भी ट्रेवल करता है। तो भैया वो राय बनती रहती है। तो ऑडिटर भी जो है वो क्या दे रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है। ओके। अर्चित अग्रवाल, बहुत गलत बात, तुम बच्चन खानदान पे नहीं जा सकते हो, मैं यहाँ राय की बात कर रहा हूँ, रॉय की नहीं। ओके। सो पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी क्लियर कि ये एक राय होती है, और ओपिनियन हमेशा फॉर्म एंड एक्सप्रेस होता है। ओपिनियन हमेशा पहले फॉर्म होता है और फिर एक्सप्रेस होता है। ओपिनियन इज ऑलवेज first it is formed, then it is expressed. Form and express, ओपिनियन पहले बनाया जाता है फिर अभिव्यक्त किया जाता है। हमेशा ओपिनियन के लिए आपको फॉर्म और एक्सप्रेस वर्ड यूज करना पड़ेगा। यू कांट सिंपली से ही गेव हिज ओपिनियन, he concluded his opinion, he expressed his opinion. No, form and express, चाहे तुम उसको फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन बोलो, उसे फॉर्म्ड एंड एक्सप्रेस्ड ओपिनियन बोलो, फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग ओपिनियन बोलो, जो डिग्री आपको यूज करनी है, जो टेंस आपको यूज करना है वो आप करो, लेकिन वर्ड ये दो रहेंगे और चिपक के आएंगे, फॉर्म एंड एक्सप्रेस। आपको मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है, लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कल हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से फॉर्म, ओपिनियन जो होता है वो फॉर्म एंड एक्सप्रेस होता है। ओपिनियन इज ऑलवेज फॉर्म्ड एंड एक्सप्रेस्ड बाय द ऑडिटर। ओके, लेकिन ये तो हुआ आपका क्या, ओपिनियन का फॉर्मेशन और ओपिनियन का एक्सप्रेशन। तो एक मिनट, हम एज एन ऑडिटर कर क्या रहे हैं सर? हम एज एन ऑडिटर, ऑडिट की डेफिनेशन पे जाएं तो सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ financial statement, data, information, statements, records of an entity, whether small or big, whether for profit making or not. Why we are doing so? To form and express an opinion whether financial statements are giving true and fair view or not, or whether financial statements are free from material misstatement. तो अब अपने को दो बातें करनी है। आइए, ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, राय। अब इसी के साथ एक छोटी सी चीज और लिख लेते हैं तो अपना फंडा बिल्कुल क्लियर रहेगा कि साहब सर्टिफिकेट क्या होता है। सर सर्टिफिकेट का मतलब होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फैक्ट। किसी फैक्ट को एस्टेब्लिश करना क्या कहलाता है, सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट हमेशा क्या होता है, इशू। वेरी क्लियर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फैक्ट। एक फैक्ट का एस्टेब्लिशमेंट क्या कहलाता है, सर्टिफिकेट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फैक्ट is known as certificate. An auditor rarely gives certificate. He usually gives opinion. That is most important. Now, अब बात आती है कि साहब ये ट्रू एंड फेयर क्या होता है।
what we mean by true and fair. ट्रू एंड फेयर किसको कहते हैं? देखिए ऐसा है, रिकॉर्ड्स में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसकी दो रिक्वायरमेंट होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अपन देख चुके हैं। खाली अकाउंटिंग कर लेना सही अकाउंटिंग नहीं है, उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना, प्रॉपर डिस्क्लोजर होना। ओनली ओनली अकाउंटिंग इज नॉट इनफ, सिर्फ अकाउंटिंग इनफ नहीं है, अकाउंटिंग के साथ साथ प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, क्लासिफिकेशन सब इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा था, अकाउंटेंट दौड़ा दौड़ा आया, आके मैनेजर को बोला, सर ये राम के अकाउंट में 10,000 रुपए का क्रेडिट चल रहा है। मैंने लेजर उठा के देखा पर उस लेजर में मेरे को डिटेल नहीं मिल पा रही है कि 10,000 रुपए क्रेडिट पड़े हुए हैं, तो क्या करूं इसको? अब मैनेजर ने कहा एक काम कर, सेल बता दे, एक क्रेडिट सेल का वाउचर छोड़ दे और फिर ये सेल का जमा बता दे अगर ये क्रेडिट है। या फिर एक काम कर, इसका क्रेडिट पड़ा हुआ 10,000 का, लोन बता दे। या फिर तू एक काम कर, इसका क्रेडिट पड़ा हुआ ना, इसको बता दे एडवांस अगेंस्ट सप्लाई। नहीं नहीं यार एक काम कर, तू तो क्रेडिटर में डाल दे इसको। अबे तुम कर क्या रहे हो? उसका 10,000 रुपए उसका अकाउंट अगर क्रेडिट है तो तुम ऐसे कैसे मतलब कर रहे हो, कहीं भी डाल दोगे? अरे बोले बैलेंस शीट टेली होना चाहिए, तो बैलेंस शीट तो दादा टेली हो ही जाएगी, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं तो उसको क्रेडिट में ले ही जाओगे। अब तुम एडवांस अगेंस्ट सप्लाई दिखाओगे कि क्रेडिटर दिखाओगे कि उसको इनकम के रूप में ले जाओगे कि उसको लोन दिखाओगे, बैलेंस शीट तो हमेशा ही टैली होनी, उससे क्या होता है? भाई तू कर क्या रहा है, कहीं भी थोड़ी डाल सकते इसको। अरे तो क्या सही नहीं है? 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, ये ट्रू है, लेकिन ये 10,000 रुपए क्यों आए उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा कि इनकम है कि एक्सपेंस है कि असेट है कि लाइबिलिटी है कि क्या है। अरे तो क्या हुआ, 10,000 रुपए है ना, 10,000 रुपए की अकाउंटिंग कर दी ना, अरे अकाउंटिंग करने से सिर्फ ट्रू व्यू आया है, अभी फेयर व्यू नहीं आया उसका। फेयर व्यू तब आएगा जब आप फेयरली प्रेजेंट करोगे। अभी आपने फर्नीचर खरीदा, ये बात ट्रू है कि 5 लाख रुपए का फर्नीचर आप लाए, आपने उठा के फर्नीचर को पहले ही साल पीएनएल में डाल दिया, बोले हटाओ हर बार का डिप्रिसिएशन का झंझट, एक ही साथ डाल दो पीएनएल में, क्या है? वाह, एक ही साथ डाल दो पीएनएल में, क्या है? यूं भी तो जाएगा टुकड़ा टुकड़ा होकर पीएनएल में, हर साल टुचुक 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 डिप्रिसिएशन लगाएंगे, क्या मतलब? एक साथ उठा खत्म करो, प्रॉफिट तो है ही अपने पास। हर बार का झंझट, डिप्रिसिएशन लगाओ न ये न वो न, तो तू कर ले तेरे हिसाब से अकाउंटिंग। अबे मंगल ग्रह के निवासी, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है कि तू फर्नीचर को उठा के पीएनएल में डाल दे, क्योंकि तू फर्नीचर से हर साल इनकम लेगा और मैचिंग कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि रेवेन्यू और इनकम मैच होनी चाहिए, तो अपने को इसको फेयरली प्रेजेंट करना पड़ेगा। अभी देख, गलत बात है। वेरी गुड, मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस shall be truthfully recorded and fairly present.
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ट्रूथफुली रिकॉर्ड होना जरूरी है और फेयरली प्रेजेंट होना भी जरूरी है. दैट शुड बी ट्रूथफुली रिकॉर्डेड एंड फेयरली प्रेजेंटेड. तब जाकर बात होती है ट्रू एंड फेयर. Something which is truthfully recorded but not fairly presented is also a misstatement. Something which has been fairly presented but was not truthfully recorded is also a misstatement. Something which is truthfully recorded, neither truthfully recorded nor fairly presented, is also a misstatement. Sir, I need truthful recording and I need fair presentation. Both. Then only I will say that there is not misstatement. Otherwise, there will be misstatement. Hello. Okay. अब ट्रू एंड फेयर व्यू. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स वर्ड होता है. ट्रू एंड फेयर. किसी को ज्यादा ही अच्छी इंग्लिश बोलना हो तो गिव्स की जगह एग्जिबिट कर देना ना सर, थोड़े से और रिफ्लेक्ट कर देना, बट ज्यादातर गिव ही होता है. हाँ बेटा, तो ऑडिटर का तो काम ही है कि ये देखना है कि ट्रूथफुली रिकॉर्डेड है या नहीं है. बेटा रितु, मेरी आवाज बिल्कुल बड़ी हुई है और मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही. बेटा आपको क्यों क्लियर नहीं आ रही मेरी आवाज? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है. बिकॉज माइक तो मेरा फुल है. थोड़ी लो कैसे जा सकती है? लो माइक्रोफोन में जाता हूँ और अपनी आवाज को और बढ़ा देता हूँ. बड़ी हुई है बेटा मेरी तो. माइक्रोफोन इज ओके क्योंकि सभी चीजें ठीक है. चलिए, हो सकता है आपके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो. कल और मैं सेटिंग में जाके देख लूंगा. चलिए, ट्रू एंड फेयर व्यू, दैट इज कॉल्ड. ओके. मिस स्टेटमेंट मतलब क्या? अच्छा, ये सब चीजें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये सब ऑफिशियल डेफिनेशन थोड़ी है. ये सब आपकी दोस्ती करा रहा हूं मैं शब्दों से. अभी जब इनकी स्पेसिफिक डेफिनेशन निकाल के लाऊंगा, जैसे मैं स्टेटमेंट की अभी जो डेफिनेशन दूंगा, इट्स अ टेम्पररी डेफिनेशन. जो टेक्निकल डेफिनेशन होंगी वो अलग आएंगी. बट अभी कम से कम ऑडिट की डेफिनेशन तो समझ लें. व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? मिस स्टेटमेंट मीन्स wrong or false statement in financial statement. Either caused due to fraud or either caused due to wrongs, false statement in financial statement. Either caused due to fraud or caused due to error. मिस स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग और फॉल्स स्टेटमेंट. फर्नीचर को उठा करके पीएनएल में डाल दिया 5 लाख. क्रेडिटर को क्रेडिटर ना दिखा के लोन दिखा दिया. लोन को लोन ना दिखा के इनकम दिखा दी. इनकम को इनकम ना दिखा के लोन दिखा दिया. अरे भैया, 31 मार्च के दिन कैश सेल हुई 5 लाख.
अब वो 5 लाख की सेल अगर 31 मार्च को रिकॉर्ड हो जाती तो साला टैक्स लग जाता। मैनेजमेंट ने कहा हटाओ, इसको अभी सेल मत दिखाओ, इसको बताओ एडवांस अगेंस्ट सप्लाईज। उन्होंने उठा के उसको एडवांस अगेंस्ट सप्लाई बोल दिया और बोले सेल अब बुक करेंगे अप्रैल में, नहीं तो अपन यहाँ पे एचएनआई में घुस जाएंगे, और अगर अपन एचएनआई में घुस गए तो अपना टैक्स रेट 30% के ऊपर 30% लग जाएगा। एचएनआई से बचाने के लिए इसको 5 लाख को इस साल से उस साल लेके जाओ। अब ये तुम जानबूझ के कर रहे हो कि अनजाने में तुमसे हो रहा है? जानबूझ के कर रहे हो, इंटेंशनली कर रहे हो, समझ बूझ के कर रहे हो, केयरफुली प्लान कर रहे हो, पूरे होशो हवास में कर रहे हो, टैक्स बचाने के इंटेंशन से कर रहे हो, तो बेटा ये जो कर रहे हो इसे फ्रॉड कहा जाता है। फ्रॉड मीन्स इंटेंशनल मिस्टेक्स। मेरे ध्यान ही नहीं रहा यार, देखो तो उसको, यार लोन को क्रेडिटर में डाल दिया यार। वो क्या सुशील कुमार दो हो गए थे, एक सुशील कुमार से लोन लिया था, दूसरा सुशील कुमार हमारा क्रेडिटर है, तो वो गड़बड़ हो गई सुशील कुमार जैन और सुशील कुमार टोंगिया में। अरे वाह, सुशील कुमार जैन और टोंगिया में गड़बड़ हो गई, तुम उसको उठा के तुमने क्रेडिटर में डाल दिया। आप क्या कर रहे हो? नहीं अभी जर्नल पास कर देंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूरा चैप्टर पढ़ के आए अपन, अभी अभी जर्नल पास कर देंगे, ऐसा बिल्कुल सही कर देंगे। तो आपने अच्छे हुआ यार, ऑडिटर साहब बता दिया यार, बहुत बढ़िया हुआ यार। नहीं तो जैन साहब टोंगे साहब दो ही चिल्लाते यार, क्या कर रहे हो यार। बहुत बढ़िया। अनइंटेंशनल एरर्स, मिस्टेक्स। अच्छा, ओके। मतलब फ्रॉड यानी इंटेंशनल मिस्टेक और एरर मतलब अनइंटेंशनल मिस्टेक, और इन दोनों में से अगर कुछ भी है तो उसे मिस स्टेटमेंट कहा जाएगा। अब आप लोग हो तो आप, मैं कुछ भी पढ़ा दूं, आपका दिमाग तो उसी डायरेक्शन में चलता है। इंटेंशन कैसे पकड़ोगे? पकड़ा जाएंगे तो बोल देंगे गलती होगी। विशाल जोशी, बहुत सारे तरीके आगे मैं बताऊंगा जिनसे आप किसी को ये बोल सकते हो कि बेटा तुम्हें ना हमको चलाओ मत कि ये एरर है, ये क्लियरली दिख रहा है कि ये फ्रॉड है। हाँ बिल्कुल, वो अपन आगे कर लेंगे। यहाँ बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं काले कोट वाला प्रूव करेगा कि फ्रॉड था कि एरर। हाँ, अपन आगे जब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ेंगे वहां सब क्लियर कर लेंगे। लोग बागों को देखो आप, मतलब मेंटेलिटी देखो कि भाई अगर पकड़ा जाए तो फ्रॉड है, नहीं पकड़ा है तो एरर थी। नहीं बेटा, ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि ऑडिट कर कौन रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट एकमात्र। तो चिंता न करें। नाउ इंपॉर्टेंट इज मिस स्टेटमेंट। अब देखो, मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है। मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट किया जाता है ऑडिटर के द्वारा। इट एग्जिस्ट्स एंड इट इज डिटेक्टेड बाय ऑडिटर। समटाइम्स डिस्कवरी वर्ड भी यूज किया जाता है। डिटेक्टेड बाय ऑडिटर और डिस्कवरी बाय ऑडिटर। बस इन्वेंशन मत लिखाना दिशा, ऑडिटर इन्वेंटेड मिस स्टेटमेंट, इतना तो मूर्ख कोई होगा नहीं वैसे मेरे हिसाब से, थोड़े बहुत हैं। एग्जिस्ट एंड डिटेक्टेड बाय ऑडिटर, एग्जिस्ट करता है, डिटेक्ट बाय ऑडिट।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रॉड के साथ में एक बात होती है कि फ्रॉड किया जाता है और एरर हो जाती है। जो किया जाए वो फ्रॉड, जो हो जाए वो एरर। इंटेंशनल मिस्टेक्स की जाती हैं तो वो कहलाती है फ्रॉड। और फ्रॉड जो है वो कमिट किया जाता है, जबकि एरर जो है वो ऑकर होती है। उल्टा मत लिख देना, an incidence of fraud occurred. No, fraud has been committed. और ये मत लिख देना कि एरर हैड बीन कमिटेड, और फ्रॉड हो जाएगा अगर एरर हैड बीन कमिटेड हो गया तो। एरर, जो शब्द जिसके लिए बना है वो शब्द उसके लिए ही आएगा। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। फ्रॉड कमिट और एरर ऑकर होती। अरे क्या लैंग्वेज का टीचर है कि ऑडिट पढ़ा रहा, कर क्या रहा है ये बेटा? अगर तुमको ढंग से नंबर लाने हैं, मतलब ढंग से नंबर नहीं, पास ही होना है। ढंग के नंबर तो आते ही नहीं ऑडिट में, पास होता है, पास होना है। तो आपको बहुत क्लियरली है कि आपको यही यूज करना है। ये यूज ही है, देखा जाए तो ये इंटेंशनल मिस्टेक्स जो है इसका यूज है कि ये हमेशा कमिट की जाती हैं, और जो अनइंटेंशनल मिस्टेक्स है वो हमेशा हो जाती है। मैंने लिख दिया वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। वो यूज है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रॉड एंड एरर। अब अगर अपने से कोई पूछ ले कि साहब 4 नंबर में, बोले साहब फ्रॉड और एरर में अंतर बताओ, तो बोलेंगे सर फ्रॉड इंटेंशनल होता है, एरर अनइंटेंशनल होती है। फ्रॉड करने वाले को नॉलेज होता है, एरर करने वाले को नॉलेज नहीं होता कि वो एरर कर रहा है। फ्रॉड प्लानिंग से होती है, एरर करने वाला कोई प्लान नहीं बनाता कि चलो आज एरर करें। फ्रॉड जो है अगर पकड़ा जाए तो वो एक क्रिमिनल लाइबिलिटी है, एरर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होती। फिर जो है फ्रॉड को पकड़ना ऑडिटर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि फ्रॉड छुपा हुआ होता है। एरर अपेरेंट होती है, इसलिए एरर को पकड़ा जा सकता है। हाँ, तो ये जनरल बातें हैं, ऐसे प्रश्न कोई आपसे पूछेगा भी नहीं है। और दैट इज देयर। चलिए, तो ये था मिस स्टेटमेंट, ये था फ्रॉड, ये थी एरर। लेकिन अभी जो हमने एक नई बात निकाली यहां से, दैट मटेरियल, क्योंकि अपन खाली मिस स्टेटमेंट नहीं बोलते, खाली मिस स्टेटमेंट नहीं बोला जाता, अपनी तरफ से बोला जाता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सो व्हाट इज मटेरियल? वेरी सिंपल, एन आइटम और इंफॉर्मेशन is said to be material if misstatement of it can influence users' economic decision. आइटम या इंफॉर्मेशन को मटेरियल कहा जाएगा अगर उसका मिस स्टेटमेंट हो जाए तो।
यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसका इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। मिसलेनियस आइटम में डेबिटेड है 10,000 रुपए, टोटल कंपनी का प्रॉफिट है 10 लाख। अब 10 लाख रुपए में 10,000 रुपए अगर गलत भी हो तो उससे यूजर को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन टोटल है 10 लाख का प्रॉफिट और उसमें से 6 लाख का एक फिगर है जिसके बारे में ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सही है कि गलत है, तो भाई ये मटेरियल होगा। सर मटेरियलिटी का कोई थ्रेशोल्ड तो होगा, बात करेंगे। मटेरियलिटी तो पूरा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 320, वो अपन बात करेंगे जब मटेरियलिटी के बारे में तब करेंगे। अभी अपन जनरल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं शब्दों की। मटेरियलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑडिटर। Always considered, materiality is always considered and determined and assessed by the auditor. It is considered, determined and assessed by the auditor. अलग अलग वर्ड्स अलग अलग चीजों के लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मटेरियलिटी कंसीडर की जाती है, मटेरियलिटी को डिटरमाइन करना पड़ता है और मटेरियलिटी को असेस करना पड़ता है। यार ये आइटम मटेरियल है कि नहीं है, पहले कंसीडर करो है कि नहीं है कितना, असेस तो करो कितना मटेरियल। अभी समझाऊंगा मैं आपको, पर ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। भाई साहब ये ऑडिट है, यहां पर फंडामेंटल्स को जीना पड़ता है, रटना तो भूल ही जाओ, रटना कुछ होता ही नहीं है ऑडिट में, और रट आप सकते ही नहीं। 3 वॉल्यूम दिए उसने, रट रट के बहरा जाओगे। और मैं उन मॉड्यूल में से समरी निकाल के उनके निमोनिक्स बना के तुमको A B E C E D करवा दूं तो खत्म। फिर फाइनल में, फाइनल छोड़ो, इंटर पास तो हो गए, फाइनल तो बहुत बड़ी बात है, वॉल्यूम फाइनल में भी 4 वॉल्यूम है। बेसिक से ही पढ़ना पड़ेगा आपको। अब आपको मैं दम से कह सकता हूं कि आपको ऑडिट की डेफिनेशन रटने की जरूरत ही नहीं। मैं अगर आपसे कहूं कि अभी उठाओ और चुपचाप लिख दो कि ऑडिट की डेफिनेशन क्या है, सो ऑडिट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्ड्स, डेटा, स्टेटमेंट, किसके, एंटिटी के। एंटिटी कैसी, irrespective of size, irrespective of its nature of business, irrespective whether it is for profit making or not. Why? With a view to form and express opinion whether financial statements are free from material misstatement or whether financial statements are giving true and fair. ये डेफिनेशन है ऑडिट की, जो आपके दिमाग में डाउनलोड हो जाएगी सीधी। अब उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका रेफरेंस आपके पास नहीं हो पीछे की साइड। माइंड में हर बार वही चीज सामने होती है जिसके पीछे रेफरेंस होता है। अगर बिना रेफरेंस के कोई भी वर्ड माइंड में डालोगे वो याद नहीं रहेगा। माइंड इट वेरी केयरफुली। ये दिमाग की संरचना बहुत क्लियर है, हमें वही बात याद होती हैं जो जिनके पीछे रेफरेंस होता है, वो बातें हमें कभी याद नहीं होती जिनके पीछे कोई रेफरेंस नहीं होता। आप किसी से मिलते हो, अनुभव करते हो, अगर अनुभव किया तो याद रहेगा, अदरवाइज दुनिया में जितने लोगों से मिलते हो किसी के नाम याद नहीं रहते। ये ऑडिट क्या, कोई भी सब्जेक्ट ले लो,
देखो चीजें दो तरीके की होती है। एक ट्रेन में बैठकर खिड़की पे बैठ जाना और जो भी स्टेशन आ रहा है वो स्टेशन देखते हुए जाना, फिर उन स्टेशन की लिस्ट बनाना, फिर याद करना कि कौन कौन सा स्टेशन आया था। इसकी बजाय हर स्टेशन पे ट्रेन रुकी, आप उस ट्रेन में नीचे उतरे, नीचे उतर के आपने कोई एक्टिविटी की, एक जगह जाके पानी की बोतल खरीदी, दूसरी जगह जाके आपने समोसा खा लिया, तीसरी जगह जाके आपने कोल्ड ड्रिंक ले लिया। अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन कौन से स्टेशन आए थे, बिकॉज यू एडेड रेफरेंस टू इट। हमने भी ऑडिट की डेफिनेशन को रटा नहीं है, हर स्टेशन पे जाके उतरे हैं। सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट के स्टेशन पे उतरे भैया, घूमे फिरे, इंडिपेंडेंट क्या होता है? सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उतर के देखा भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन है, ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी देखी भाई एंटिटी कौन कौन है, फिर एंटिटी से बाहर आना, फिर बोले रिस्पेक्ट ऑफ इट्स साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस एंड ऑल दैट, तो सब फालतू बातें थी। क्यों कर रहे हो? टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस ओपिनियन, और भाई ओपिनियन देखा क्या होता है, फॉर्मेशन देखा क्या होता है, एक्सप्रेशन देखा क्या होता है, फिर आए फॉर्म एंड एक्सप्रेस ओपिनियन, वेदर दे आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। तो हाँ, मैं मालूम है ट्रू क्या होता है, फेयर क्या होता है, ट्रू एंड फेयर क्या होता है। यू शुड बी वेरी मच involved in this technique only, and this technique can only make you clear, otherwise तो हो ही नहीं सकता, आप कितने निमोनिक से याद कर लो, नहीं हो पाएगा। अरे घबराहट में आदमी से उसका फोन नंबर पूछ लो, याद नहीं आता खुद का, जोर से पुलिस वाला अगर चौराहे पे रोक के आपको डांट के बोले यार तेरा फोन नंबर बता, हाँ अपने को 2 मिनट तक फोन नंबर याद नहीं आता, तो तुम वहां क्या एग्जाम में इस मेंटल स्टेटस से बैठे हो कि तुमने लिख लिया हील मी, अब हील मी को मैं अलग अलग एच क्या है, ई क्या है, ए क्या है, एम क्या है, सब कर लूंगा। मैंने किया था मेरे एग्जाम में, पूरा बैंक, भाई साहब पूरा बैंक का फॉर्मेट मैंने ऐसे निमोनिक्स में याद कर लिया। फिर मेरे को लगा नहीं यार, अपन एग्जाम में भूल जाएंगे, तो स्केल थी मेरे पास एल्यूमिनियम की, उस एल्यूमिनियम की स्केल पे छोटे 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 लिख लिए मैंने सारे निमोनिक, कि अब बैंक आएगा ना तो अपन निमोनिक्स के साथ खुद डालेंगे। भाई साहब क्वेश्चन आया, पहला ही क्वेश्चन बैंक का, और मैंने कॉपी निकाली और स्केल पे देखना चालू किया। मई के महीने में हाथ में स्केल पकड़ के ले गया था मैं, तो जहां जहां मेरा हाथ था वहां वहां के निमोनिक गायब हो गए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जितने दिख रहे उतने तो लिख लो। मैंने फटाफट फटाफट सारे लिख डाले, और मैंने कहा चलो अब चालू करता हूँ। ए से एडवांस, बी से बारोइंग, एम से मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, चालू हो गया ना तो, और कहीं जाके अटक गया, अब वो याद ही नहीं आया। और मैंने कहा ये अपन ने क्या किया, वो नहीं याद आया, आखिरी तक याद नहीं आया। और मैं बैलेंस शीट मिला मिला के देखूं, वो सवाल में देखूं कि यहां से कहीं निकल जाए रेफरेंस, खूब याद किया भैया खूब, नहीं आया यार। पेपर दे दिया, बाहर निकला, मेरा दोस्त बोला यार तूने तो फुट डाला हुआ है यार इसकी बार में, तू तो स्केल पे लिख के ले गया था और ये आ भी गया और तुमने तो मजे ले लिए। मैंने कहा ऐसी तेजी हो गई है, अगली अटेम्प्ट की तैयारी करो भैया, ये 20 नंबर का जो क्वेश्चन आया था, 20 नंबर का आया क्वेश्चन बैंकिंग का हमारे जमाने में, मैंने ये तो गया, इससे कुछ भी नहीं हो पाया है, अगले अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे भैया अपन, तो मैं तो कल पेपर देने नहीं आऊंगा। फिर भी मेरे को पेपर देने भेजा गया, पर वो फेल, पहले अटेम्प्ट में ऐसे कांड करोगे तो कोई पास हो जाओगे, फेल। तो वो मेरे से बोलता है यार तूने इतना सब लिख दिया तो तेरी तो कॉपी में बाकी सारे सवाल तो सही होंगे ना। मैंने कहा बाकी सारे सवाल देखने से पहले उस एग्जामिनर को क्या दिखेगा वो नजारा तो देख। पहला पेज ए बी सी डी बी ई डी पी पी, दूसरा पेज टी टी एम एम एफ एफ ये, और उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वो एग्जामिनर देख के बोलेगा क्या, तो बोले पहले पेज पे एबीसीडी लिख रहे हैं, दूसरे पेज पे एबीसीडी लिख रहे हैं, तीसरे पेज पे एबीसीडी लिख रहे हैं, पागल है क्या? वो आगे की कॉपी नहीं जांचेगा यार। और वाकई में नहीं जांची होगी उसने।
22 नंबर दिए थे अकाउंट्स में, 22 23 उस समय तो मैंने छुपा लिया सबको बोल के कि भाई बीएससी थे, साइंस ग्रेजुएट थे। ऐसा है कि समझ में नहीं आया भाई, अभी एक अटेम्प्ट और लगेगा। तो ठीक है, आप छुपा सकते हो अक्षमताएं, पर रियलिटी क्या है वो तो आपको मालूम है। चलिए, इम्पोर्टेंट इज, क्या ईआईएस में निमोनिक चलता है? जी हाँ, बिल्कुल चलता है। हर उन सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के चलते हुए बेवकूफ तरीके थ्योरी बनाकर डाल दिए जाएं सब्जेक्ट सिलेबस में, उन्हें जो है निमोनिक से ही पढ़ा जाता है। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। हर वो सब्जेक्ट जिसे इंडियन सिस्टम ने प्रैक्टिकल होने के बावजूद थ्योरी बना के डाल दिया हो, ऐसे महान सब्जेक्ट को तो आप निमोनिक से ही पढ़ पाओगे। उनके उनको बाकी कुछ कर भी नहीं सकते। प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, प्रिंटर में क्या होता है, वो क्या होता है, अरे दिखा दो ना यार आदमी को यार। इंटरनेट दिखा दो, फील करने की चीज है, उसको पढ़ाने की क्या जरूरत है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेशन चल, अरे एआई पढ़ाओ उसको क्या होता है, समझा दो उसको, फील करवा दो। नहीं मानेंगे वो, सब्जेक्ट बनाएंगे 100 नंबर का। साला उसको कटवा के हटवाया फाइनल में से, चिल्ला चिल्ला के। फाइनल में 100 नंबर का था, हटवा दिया वहां से, हटाओ अलग, ठीक है, पागलपन है। पागल हुए क्या? 100 नंबर का पढ़ पढ़ के आदमी वही फेल हो रहा है। 100 नंबर डाल दिया था इसका, 100 मार्क्स का, हटवाया उसको सब्जेक्ट को वहां से। भैया पागल हो गए क्या? यही पढ़ते रहेंगे, सब्जेक्ट ढंग के पढ़ा दो। आगे बढ़ो। मेंटल ब्रेक मैंने आपको दे दिया था, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसलिए मैं निमोनिक पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था, बेकार रहा। आपको करना है आप कर लो। सो आगे क्या है? मेरे साथ आपको अपने घर पे बोलना है, नहीं बोले कसम। Systematic independent examination of financial statement data records information of an entity which is irrespective of its size and nature of business, and irrespective of whether it is making for profit, whether it is an object to make profit or not, with a view to form and express an opinion on such financial statement, whether they are free from material misstatement or दे आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ये डेफिनिशन है ऑडिट। अब आती है बात कि भाई व्हाट इज ओपिनियन, तो आपने बता दी, लेकिन ओपिनियन के टाइप्स क्या होता है? तो अब ये जो 10 पेज अपन ने बेटा ले रखे ना, इन 10 पेज को छोड़ते हुए आगे बढ़ना। अब आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आगे जो मैं समझाने जा रहा हूं उसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है ना। आपके 10 पेज आपकी जगह पे हैं, जब मैं वापस लिखवाने आऊंगा तब वापस लिखेंगे, बट अभी अपन आप 10 पेज के बाहर है। ओके ना, अब आपको अभी नहीं लिखना है, जब लिखवाऊंगा तब। चार्ट बनाना है तो आप बना सकते हो, नहीं बनाना है नहीं बना सकते हो, आपकी मर्जी। बेसिक्स पे चल रहा हूं मैं। टाइप्स ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन कितने प्रकार के होते हैं? डिटेल में तो इनके लिए अपन पढ़ेंगे 700 सीरीज में, बट जनरल नॉलेज लेने के लिए बता दूं, ओपिनियन 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। दूसरा होता है क्वालिफाइड ओपिनियन। एक काम करो, 10 पेज के बाद बना ही लो इसको, यही लिख लेंगे अपन, वहां नहीं लिखेंगे। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, वहां दूसरे वर्ड्स लिख लेंगे, अभी अपने पास बहुत सारे वर्ड्स। और चौथा होता है एडवर्स ओपिनियन।
ये चार्ट बना लो, यहीं बना लो, यहीं लिखेंगे अपन उसको। टाइप ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन कितने टाइप के होते हैं? पहला अनक्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरा क्वालिफाइड ओपिनियन, तीसरा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और चौथा एडवर्स ओपिनियन। भाई आपने बोला ना कि आपको ओपिनियन देना चाहिए, हाँ ये 10 पेजेस के बाद लिखो। है तो वैसे फंडामेंटली, पर वहां टेबलों में कहाँ लिखोगे, टेबल के बाद लिखो। वो तो जब चैप्टर चालू करूंगा तब अपन चैप्टर 1 लिखेंगे कि वी आर नाउ स्टार्टिंग चैप्टर 1। वो बात की बात है, हालांकि हम चैप्टर 1 पे ही हैं, पर चैप्टर 1 के बेसिक्स पढ़ रहे, चैप्टर 1 को हाथ भी नहीं लगा सकते जब तक ये सारे शब्द क्लियर नहीं। मतलब I can bet you cannot turn a single page of your module unless मेरी ये 4 दिन की अभी जो क्लास चल रही है कंप्लीट नहीं होती, 3 दिन की कल की, और 3 दिन की क्लास के बाद अपनी इतनी हिम्मत हो पाएगी कि अपन मॉड्यूल का पहला पेज ऐसे पलट लें कि ओ चलो अब अपन इस लायक। टाइप्स ऑफ ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन। देखो एक का एग्जाम्पल लेता हूं, उससे आप इसको समझो, उसके बाद अपन इसको समझ लेंगे। ऑडिट पढ़ने का तरीका है, थोड़ा रेफरेंस जुड़वा दूं ताकि आपको क्या है कि एग्जाम्पल पहले याद आना चाहिए, प्रोविजन तो अपने आप याद आ जाएगा। जैसा आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होता था वैसे ऑडिट में भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का लड़की देखने के लिए परिवार वालों के साथ गया। लड़की आई, ट्रे में पानी के गिलास चाय लेकर आई, सबको सर्व करती हुई वापस चली गई। लड़के ने लड़की को देखा, बिल्कुल तीखे नैन नक्श, गृह कार्य में दक्ष, गौर वर्ण, ऊंचाई 5 फुट 4 इंच, बढ़िया। पूछा क्यों भाई, क्या बोलते? शी इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। गुड। अनक्वालिफाइड ओपिनियन, आई एम एक्सेप्टिंग हर। लड़कियों को अगर लग रहा है कि ये बड़ा ऑफेंडिंग एग्जाम्पल है तो उल्टा सोच लें कि वो लड़का देखने गई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, लड़की आई, सबको पानी वानी पिलाया, तीखे नैन नक्श, गृह कार्य में दक्ष, बढ़िया। लेकिन लड़के ने कहा अपने जीजा जी को, जीजा जी यार इनको बोलो कि ये अपन 15 मिनट बात करेंगे, बिना बात करे अपन हानि करेंगे। जीजा जी ने अपने ससुर जी को बोला तो वो बात कर लेने दो 15 मिनट थोड़ी। ससुर जी ने अपने बहनों ही मतलब लड़के के फूफा को बोला, अरे जिया जी वो लड़के को 15 मिनट बात कर दी। फिर उन फूफा जी ने उनको बोला, साहब वहां लड़का 15 मिनट बात करेगा। फिर अरेंज हुआ कि हाँ भाई 15 मिनट बात करवाई जाए। सो बात करने के लिए पहुंचे, तीखे नक्श, ग्रह कार्य में दक्ष, नजरें मिली, दिल धड़का, और फिर बातचीत चालू हुई। और बातचीत जब चालू हुई तो लड़के का एकदम से ध्यान गया कि ये लड़की जो है ये श को स बोलती है और र को फ बोलती है
और इसकी एक इसकी आई साइट में भी प्रॉब्लम है, लुकिंग लंदन है, टॉकिंग टोक्यो है। तो भाई वो बाहर आया, बाहर आने के बाद उससे पूछा गया कि भाई क्या है। अरे मजाक मत करो यार जी, 1 मिनट साइड में आओ, बोलो। लड़की बहुत बढ़िया है, सब्जेक्ट टू हर आई साइट एंड डायलेक्ट, शी इज गिविंग ट्रू एंड फेयर। मेरे को बहुत पसंद है। एक स्पीच थेरेपी अपन करवा देंगे और मतलब आँख के डॉक्टर को दिखा देंगे, मतलब हाँ मतलब सब्जेक्ट टू दैट शी इज गिविंग ट्रू एंड फेयर। जब आपने बोल दिया सब्जेक्ट टू दैट, मतलब आपने कुछ क्वालिफिकेशन डाल दी वहां पे कि एक्सेप्टेड तो है लेकिन समवॉट, कुछ कुछ पे आप संतुष्ट नहीं हो, बाकी तो सो दैट्स कॉल्ड क्वालिफाइड। कंडीशनल आपने पढ़ा था फाउंडेशन में कि एक्सेप्टेंस हमेशा अनकंडीशनल और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, वही वाला अनक्वालिफाइड अनकंडीशनल अपन यहाँ ले आए। अनक्वालिफाइड मीन्स अनकंडीशनल, क्वालिफाइड मीन्स कंडीशनल। अब भाई हमारा आदमी गया, वो लड़का छोरी देखने, हरियाणा, चौधरी साहब की छोरी। छोरी आई, 1-1 फुट का घूंघट काट के आई, आके चली गई। लड़के से पूछे भाई क्या, लड़का बोलता है जिया जी घूंघट तो उठवाओ। फिर वही बात फूफा जी तक पहुंची, फूफा जी ने उनको बोला चौधरी साहब को, साहब घूंघट तो उठाओ, मुंह तो दिखाओ, लड़का कैसे पसंद करेगा। चौधरी साहब ने कहा छोरे, घूंघट तो शादी बाद ही उठेगा, शादी से पहले घूंघट उठाने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, निकल ले तू, ना हो पाएगा। अब वो घर आया, उसकी माँ ने पूछा भाई लड़की देखने गया था, कैसी थी लड़की। आई एम अनेबल टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन वेदर कि वो गर्ल मेरे लिए सही है या नहीं है। जब आप यू आर अनेबल टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन, देन वी वुड से यू आर डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन। आप क्या दे रहे हो, डिस्क्लेमर दे रहे हो। भाई पहुंच गया तमिलनाडु लड़की देखने के लिए। लड़की आई 6 फुट 2 इंच की, और दिखने में बहुत ही त्रिजटा, सुरसा, राक्षसी एका टाइप। भाई ने जैसे ही उसको देखा, उसे उसके दिल में श्रृंगार रस की जगह विभत्स रस ने प्रवेश कर लिया। डर के भगाया। उससे किसी ने पूछा कैसी लड़की भैया, शी इज नॉट एट ऑल गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देती, दैट इज कॉल्ड एडवर्स ओपिनियन। अब यहां से लड़की को अलग करो और फाइंड एंड रिप्लेस दैट विद बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चारों ओपिनियन आपके हो गए। पहला ओपिनियन अनक्वालिफाइड ओपिनियन, financial statements are giving true and fair view. Financial statements are giving true and fair view. I'm accepting these financial statements as it is. Subject to
जो भी आपको लिखना है कि भाई इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है, डेप्रिसिएशन प्रॉपर नहीं लगाया गया है, फिक्स एसेट का वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं है, सब्जेक्ट टू दैट। इसे क्या कहते हैं? क्वालिफाइड ओपिनियन। डिस्क्लेमर मतलब we are unable to form and express opinion on financial statement। और एडवर्स ओपिनियन मतलब financial statements are not giving true and fair view। मेरा ख्याल है अब आप जिंदगी में भूल तो नहीं पाओगे कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन क्या होता है। अगर आप मुझसे पूरे टाइम कनेक्टेड रहोगे तो बिल्कुल नहीं भूल पाओगे, लेकिन आपने बीच में बाबू सोना को ले लिया मेरे पढ़ाते पढ़ाते, तो ऑडिट तो निकल जाएगा भाई। बहुत क्लियर है, मेरे पढ़ाते समय बाकी कोई चैटिंग अलाउड नहीं है। अनक्वालिफाइड ओपिनियन मीन्स when auditor is of opinion कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ सही है, तो वो कौन सा ओपिनियन देगा? अनक्वालिफाइड ओपिनियन। कुछ गड़बड़ है तो बोलेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन। डिस्क्लेमर ओपिनियन मतलब आई एम अनेबल टू फॉर्म एन ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर। अब ये चार टाइप के ओपिनियन होते हैं। अब हमने अभी जो पढ़ा उसके बारे में कुछ लाइंस जो है वो अपने को लिखना जरूरी है। पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और तीसरी लाइन में आपको 2 दिन बाद लिखा हूं, इन तीनों लाइन का मीनिंग इज सेम। तीसरी लाइन आपको आगे लिखा हूं, ये 2 लाइन तो मैंने आपको बता दी, ये अभी मैं आपको आगे लिखूंगा। 3 दिन के अंदर अंदर हम ऑडिट की लैंग्वेज में बात करना सीख जाएंगे। सर ऑडिट की लैंग्वेज में बात करना क्या होता है? ऑडिट की लैंग्वेज में बात करना जरूरी है। ऑडिट की लैंग्वेज में बात नहीं करी तो समझ में तो सब आएगा, लिखने में कुछ भी नहीं आएगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑडिट की लैंग्वेज में बात करना। देखो अब मैं बताता हूँ आपको लैंग्वेज, लिखना मत कोई भी।
मैंने लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर should give his opinion whether they are giving true and fair view. ये लिखता है एक आम बच्चा, मेरा स्टूडेंट ऐसा नहीं लिखेगा कचरा। मेरा स्टूडेंट ये कचरा नहीं लिख सकता, ये कचरा वो लिख सकता है जिसने रटा है। मेरा स्टूडेंट लिख के आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन of financial statement is of management. Auditor shall form and express his opinion after due examination of financial statement with records whether financial statements are giving true and मुझे ये चाहिए। इसको कहते हैं ऑडिट की लैंग्वेज में बात करना। सो वी आर लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ ऑडिट। शास्त्रीयता आनी चाहिए लिखने में, उसको दिखना चाहिए कि मॉड्यूल लिख रहा है यार बच्चा, मॉड्यूल लिख रहा है यार बच्चा, तो मॉड्यूल ही लिखेगा बच्चा, क्योंकि उसने मॉड्यूल को जिया है, रटा नहीं है। 1.5 घंटे ऐसी तैसी करा रहा है वो, है जोक नहीं चल रहे। रटेंगे नहीं हम, रट तो हम सकते ही नहीं है, और हमारी तो लैंग्वेज ही ऐसी हो जाएगी साला, हम कुछ भी लिखेंगे ऐसा लगेगा कि मॉड्यूल ही लिखा है। बड़े मन से लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे ऐसा कि साला दिखेंगे, और जो पढ़ने वाला है उसको ऐसा लगेगा कि ओहो ये तो मॉड्यूल छाप रहा भाई, क्योंकि मॉड्यूल में यही 100-500 वर्ड है जिनका खेल है, बाकी कुछ थोड़ी है। साला ब्लफ भी मारो तो ऐसा कि आदमी को लगे कि ओहो अनसन, ऐसा होता है। रट्टू तोते सरीके चिल्ला रहे हैं ऑडिट सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस दैट। पागल, पगले हो क्या? ऑडिट लिखते आना चाहिए। 85 मार्क्स मेरे स्टूडेंट को ऐसे ही नहीं आते। 85 लाने के लिए जोर लगता है, तब आते हैं 85 मार्क्स। इतना जोर लगाना पड़ता है, और एक दो को 85 नहीं आते, खूब आते हैं। अब ये बात अलग है कि YouTube पे नहीं चिल्लाना हमको, हम क्या करें। एक ही अटेम्प्ट के रिजल्ट अभी भी दिया था मैंने आपको, अटेम्प्ट में 77, 76, 72, 74 कहाँ से आएंगे? यहीं से आएंगे। हाईएस्ट अब तक का 86, उससे ऊपर नहीं गया। मैं 98 भी बोल देता तो तुम कौन सा वेरीफाई कर लेते? 86, मैं तो 95 भी बोल सकता हूँ, तुम कौन सा वेरीफाई कर लोगे? चलो, सो important is कि what exactly, नहीं बेटा 86 के ऊपर लक्ष्य जैन
देखो 60 तक मार्क्स दिलाने की जिम्मेदारी मेरी रहती है, 60 से 70 तक आपके नंबर ऑफ रिवीजन और आपकी मेहनत पे होती है, 70 से ऊपर 80 तक आप उन 3 घंटों में कितना एक्सीलेंटली उन चीजों को परफॉर्म कर पाते हो जिनको आपने बहुत मेहनत से याद किया है। और 80 के ऊपर इस बाय लक कि वो बंदे का दिमाग उस समय जब वो कॉपी जांच रहा है बहुत खुश था, और जाने उसको क्या हुआ कि उसने आपको 80 के ऊपर दे दिया। ये हार्ड कोर ट्रूथ है ऑडिट का। साक्षी के 76 थे AIR 1, तुम AIR 1 के मार्क्स देखा करो ऑडिट में, 56, 62, 66, ऐसे ही आते हैं। मार्क्स कम इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको जो लैंग्वेज चाहिए वो उनको चाहिए। मेरे पास कितनी ही कॉपियां हैं जो पूरी भरी हुई हैं, नंबर है 22, 24, 26। लाले पास होने के ही पढ़ते हैं, 60 के ऊपर तो बात अलग है। सो इम्पॉर्टेंट पहला टारगेट, आपको मेरे साथ मेहनत करनी जितनी मेहनत मैं आपको करा रहा हूं। तो भाई लोग, आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा ओपिनियन। ओपिनियन क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्म एंड एक्सप्रेस होता है। सर्टिफिकेट अलग चीज होती है, ट्रू एंड फेयर अलग चीज होती है। अब मैं आपको लेके जाऊं एक में, ये आपका मॉड्यूल का पहला चैप्टर है ना। इस पहले चैप्टर में भाई ने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट लिखा, वो भी आधा अधूरा। Audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of size or legal form, when such examination is conducted with a view to expressing opinion thereon। आधी अधूरी लैंग्वेज लिखी हुई, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस दिया हुआ है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें आगे दी हुई हैं। अब इन चीजों को आप समझ ही नहीं सकते जब तक मैं आपको बताऊं नहीं। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट तो पढ़ा ही नहीं सकता। क्या बोल रहा है वो? To obtain reasonable assurance whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express the opinion whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework, and to report on financial statement and communicate as required by the standards of auditing accordance with the auditing। कहाँ से पढ़ाऊंगा ये? अब कैसे पढ़ाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए ये पढ़ाना अभी, जब तक आपको इनके अंदर लिखे हुए शब्दों को परिचय नहीं करवा दूं। मैं कैसे पढ़ाऊंगा ये बताइए मुझे? क्या रटवा दूं? रटवा देता हूँ, 3 बार इंग्लिश में बोलूंगा, 4 बार हिंदी में बोलूंगा, हो गया। यस सर, आगे बढ़ू, यस सर, हो गया। वो आगे बढ़ू, खत्म। आगे बढ़ते ही अभी मैं आपसे 7 दिन बाद भी ऑडिटिंग की डेफिनेशन पूछूंगा, आपको 7वें दिन भी ऑडिटिंग की डेफिनेशन याद रहेगी, आप उसकी चिंता छोड़। सो ऑडिटिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ के खत्म कर दी। फाइनली ऑडिटिंग की डेफिनेशन हमारे सामने आ गई, हमने खत्म कर दी। अब हम बढ़ते हैं और आगे। एंड नाउ व्हाट इज, कल मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भेजा था, पहला वाला। मैं उससे आपको ये बताना चाहता हूं कि जब ओनली वर्ड आ जाता है ना किसी चीज के आगे, चाहे वो एमसीक्यू में या ट्रू फॉल्स में, तो हमेशा ध्यान रखना एब्सोल्यूट सेंटेंसेस गड़बड़ करते हैं। एब्सोल्यूट सेंटेंसेस ऑडिट में बहुत रेयर होते हैं। ये बोलने के लिए आपको वो कल मैंने दिया था, ये समझाने के लिए कि एब्सोल्यूट सेंटेंसेस जो है ना ऑडिट में नहीं होते। ओनली लग जाने से क्या होता है? एब्सोल्यूट सेंटेंस हो जाता है। एब्सोल्यूट सेंटेंस कभी नहीं होते ऑडिट। ऑडिट में हमेशा सब्जेक्टिव होता है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता। इसलिए ओनली लिख दिया मैंने वहां। अब अगर मैंने वहां ओनली नहीं लिखा होता
तो दैट कुड हैव बीन डिफरेंट आंसर। अगर ओनली नहीं लिखा होता तो फिर ऑल दी अबव आ जाता। चूंकि मैंने ओनली ओनली लिख दिया था इसलिए आंसर कहाँ गया था, वो डी पे गया था। दूसरा तो बहुत इजी था, वो तो आपने सॉल्व ही कर लिया था कि भाई यूजर कौन है, तो सारे यूजर थे, उनमें से एक भी ऐसा नहीं था कि जो यूजर नहीं था। तो ये बीच बीच में ऑब्जेक्टिव मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बना बना के डालता जाऊंगा, है ना। तो दैट इज द पॉइंट। तीसरा वाला तो चीज ये लगती, वो तो ऐसे ही मस्ती मारते अपन रात को, तो इसलिए अपन ने उसको ऑब्जेक्टिव बना दिया। अब आगे सेकंड में क्या कंफ्यूजन हो रहा है, यूजर कौन कौन होते हैं, मैनेजमेंट भी यूजर होता है, शेयर होल्डर भी यूजर होते हैं, सभी तो यूजर होते हैं, दे ऑल आर। मैनेजमेंट भी है, मनी लेंडर भी है, गवर्नमेंट भी है, सारे के सारे यूजर है। इंटरनल एक्सटर्नल अलग चीज है। मैंने तो आपको यूजर बोला था, मैंने कहा बोला था एक्सटर्नल यूजर के इंटरनल यूजर, मैंने वो यूजर बोला था। यूजर में तो दोनों आते हैं। गॉट इट? ओके, चलिए तो अब बाकी की बातें अपन करेंगे कल। टुमारो वी विल हैव फर्दर डिस्कशंस ऑन दिस। थैंक यू। फर्स्ट का आंसर दे तो दिया था मैंने, बी। फर्स्ट का आंसर मैंने दिया था ना, बी। ओके। और अभी आप लोग बिल्कुल भी उसकी चिंता न करें कि वो हमारा ऐप पे रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ। अभी धीरे से होगा, आराम से।